हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी विथ यस। और आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है, जिससे हमें शक्ति मिलती है हम रेगुलर अपडेट रहने की, है ना। तो आज क्लास 10th की बारी है द्विघात समीकरण की। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एमसीक्यूज कैसे करेंगे हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम समय में बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लास ये रहने वाली है, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए, होती क्या चीज़ है द्विघात समीकरण, उसको जानेंगे पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण देखिए, जिसमें घात हमेशा 2 के रूप में रहेगा, किसी चर पद का घात 2 होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर x एक चरपद है तो इसका घात है 2, तो 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। और यहाँ a b c सभी अचर पद है, ये सभी अचर पद हैं। अचर पद बोले तो सभी संख्या हैं, कोई संख्या है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सभी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये जो आपको a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, वे सभी संख्याएं हैं, है ना। चरपद है x, ठीक है, वो घात 2 है तो हम कहेंगे वो द्विघात समीकरण है। हमेशा इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है कि अगर हम बात करें ऐसा 2x² प्लस 5 बराबर 0, बताइए ये द्विघात समीकरण है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x का घात कितना है 2, b रहे c रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक चरपद के पावर 2 होना चाहिए, -2 नहीं, सिर्फ 2 होना चाहिए, ठीक है। यदि चरपद बट्टा में चला जाता है तो वो समीकरण नहीं कहलाता है, हमने बहुपद में पढ़ा है। या किसी चरपद का पावर माइनस में रहता है, वो भी नहीं कहलाता है बहुपद, ये भी हमने जान लिया है। या कोई चरपद रूट में रहता है तो वो भी हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा, एग्ज़ाम में आएंगे या एमसीक्यू में आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि बताइए द्विघात समीकरण के रूप में है, तो आपको कहना होगा नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे द्विघात समीकरण के मूल। अब देखिए मूल क्या चीज़ होती है, उस पर हम जानेंगे कि मूल क्या चीज़ होती है। मूल का मतलब होता है शून्यक, मूल का मतलब होता है शून्यक। और शून्यक वो चीज़ होता है जो पूरे समीकरण को जीरो कर दे। शून्यक उसे कहते हैं जो पूरे समीकरण को जीरो कर दे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि x² माइनस 5 बराबर 0, तो बताइए कि इसके शून्य क्या होंगे। तो आप क्या करते थे, x², ये माइनस से इधर आता था तो प्लस में हो जाता था, बराबर 5 करते थे। अब स्क्वायर होता था तो इधर आता था तो ये रूट में हो जाता था। तो हम सभी को पता है कि शून्यक यहाँ स्क्वायर 2 है तो शून्यकों की संख्या भी 2 होती थी। तो हम कहते थे एक प्लस का रूट 5 आएगा आंसर, एक माइनस का रूट 5 आएगा आंसर, यही वो शून्यक होता था। और इसी का मान अगर यहाँ रख देंगे तो ये पूरा का बन जाएगा, फॉर्मेट पूरा 0 बन जाएगा। तो इसे ही तो शून्यक कहा गया है। कैसे बन जाएगा देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये हमारे पास प्रश्न है x² माइनस का 5, पहला शून्यक हमने रूट 5 रखा प्लस का, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो क्या मिला हमें 5 माइनस 5 मिलके क्या बना 0। देखिए अगला अगर रखते हैं -5 रूट 5 रखते हैं शून्यक को, तो भी वही बात आएगा, -√5 का स्क्वायर माइनस का 5, यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हर हाल में आपको 0 ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं शून्यक वही होता है जो पूरे समीकरण को क्या बना दे 0। जब भी स्क्वायर रहता है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगर पावर में 3 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है।
तो द्विघात पढ़ रहे हैं तो पावर हमेशा 2 मिलेगा, ये तो आपको पता चलिए गया है कि जब भी हम द्विघाते पढ़ रहे हैं तो शून्यकों की संख्या मिलेगी हमेशा हमें 2। ठीक है, शून्यकों की संख्या हमेशा क्या मिलेगी, हमेशा मिलेगी 2। तो हमें ये पता चल चुका है कि शून्यकों की संख्या 2 होगी, तो हमने पहले का नाम दे दिया अल्फा, दूसरे का नाम दे दिया बीटा। ठीक है, पहले को हमने कहा अल्फा, दूसरे को कहा बीटा। ठीक है, तो 2 चीज़ बनता है हमारे यहाँ, मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल एक, और एक शून्यकों का गुणनफल। तो ये दोनों चीज़ होती क्या है इसके बारे में आप जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब द्विघात है तो मूल कितने होंगे, आप सभी को पता है 2 होंगे। पहले को लिखा हमने अल्फा, दूसरे को लिखा बीटा, है ना। तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होता है मेरे भाई, -b/में। और हर बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ a और b दोनों क्या हैं, दोनों संख्या हैं, दोनों कोई संख्याएं हैं। ठीक है, a और b दोनों संख्या है। ठीक है, समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से आप देखते रहो बस। एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अगर मूलों का गुणनफल का बात करें यानी अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब गुना, तो वो होता है c/a। ठीक है, मूलों का गुणनफल होता है c/a या मूलों का योगफल होता है -b/a। ये क्या चीज़ होती है इस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ कि हमारे पास एक समीकरण है x² + 3x + 5 = 0। या हमारे पास एक समीकरण है 4x² + 8x - 7 = 0। तो बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा, या इसमें कह दिया बताइए शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल क्या होगा। तो क्या बताएंगे, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b, यानी कि इसका ये देखो a है, यहाँ पर a छिपा हुआ है गुना में, यानी a कितना है 1 है, b है 3 और c अचर पद है 5। ठीक है, चिन्ह को साथ में रखते हैं, चिन्ह को छोड़ते नहीं है। तो माइनस सूत्र वाला b का मान है 3 और a का मान है 1, तो हम कहेंगे शून्यकों का योगफल है -3/1। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। शून्यकों का योगफल है आपका -3, देखिए b है, और 1 यहाँ प्लस में a है। अब अगला देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मूलों का गुणनफल कह दिया या कह दिया शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यक भी कहलाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कह दिया या मूलों का गुणनफल कह दिया, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। c कौन है, c मतलब अचर पद अंतिम वाला -7, और a कौन है बताइए, x² का गुणांक यानी कि ये 4, यानी -7/4 होगा हमारा मूलों का गुणनफल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अभी कोई समस्या नहीं आई होगी। तो आपने मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो, त्रिघात कभी कभी आता है लेकिन उसका उतना यूज नहीं है, आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे, अब विवेचक या विविक्तिकर क्या होती चीज़ है, इस बारे में भी आप जान लीजिए। कहीं कहीं आपको विवेचक मिलेगा, कहीं कहीं विविक्तिकर मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है वो आप देख लीजिए। देखिए, ये हम D को हिंदी में विवेचक कहते हैं, चाहे कहते हैं विविक्तिकर। ठीक है, D को, अब D बराबर होता क्या है ये समझ लीजिए आप। D बराबर होता है b² - 4ac, और मैं 1000 बार बता रहा हूँ, जहाँ b, a और c कोई संख्या है, ये हमेशा ही समीकरण का कोई संख्या होगा। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा है कि 4x² - 5x + 6 = 0, बताइए इसका विविक्तिकर या विवेचक क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हम d निकालना है हमें, और d के लिए क्या होता है b² यानी -5 का स्क्वायर कर दीजिए,
-4, ए का मान है 4, सी का मान है 6। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखिए, ये किसके बराबर है? डी के बराबर। तो डी बराबर क्या होगा? 25 माइनस 96 होगा ना, 4 चौका 16, 16 छक्का 96, घटेगा तो कितना आएगा? 1 और ये हुआ 7, 71 माइनस का। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम विविक्तिकर। एक और बात आप जान लीजिए कि डी जब 0 के बराबर रहेगा या डी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में होगा क्या कि इसके मूल होंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आएगा, मूल वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब समझते हैं, मतलब रिजल्ट मिलेगा हमें, आंसर आएगा समीकरण का। कब? यह कब ऐसा संभव है? जब डी या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। बट जैसे ही डी छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि माइनस में चला जाएगा डी, तो ये इसके मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे। क्या होंगे? अवास्तविक। मतलब इसका आंसर निकालना मुश्किल होगा, आंसर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ कह दिया कि बताइए इसके मूल क्या है, तो हम बताएंगे इसका मूल अवास्तविक है, क्योंकि डी का मान 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसके मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे। अवास्तविक क्यों होंगे? आपको समझ में आ गया, क्योंकि डी का मान जो है वो 0 से क्या है? डी का मान 0 से छोटा है। डी का मान जब 0 से छोटा है तो हम कहेंगे कि अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो डी का मान हमेशा होना चाहिए या तो 0 हो या नहीं तो 0 से बड़ा हो। जैसे ही छोटा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो अवास्तविक है, इसके भी मान अवास्तविक होंगे, यानी इसका हल नहीं होगा। उम्मीद है आपको विविक्तिकर या विवेचक निकालना बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया। ठीक है, बहुत लोगों को यह दिक्कत आती है कि समीकरण में ही पहचान नहीं पाते हैं कि कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है ना। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आपको यह चीज़ समझना जरूरी है कि अगर आपको ABCD नहीं आता है तो आप ABCD सीख लो, है ना। बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस ABCD का कमाल है। ठीक है, ABCD का क्यों कमाल मैं बोल रहा हूँ, आप देखो। पहले अक्षर में आता है ए, तो ए हो जाएगा x² वाला, दूसरे में आता है बी और तीसरे में आता है सी। ठीक है, x² का जो गुणांक रहेगा वो a कहलाएगा, x का जो गुणांक रहेगा वो b कहलाएगा, और c हमेशा कोई संख्या होगा। चिन्ह को साथ में लेकर चलना है, चिन्ह इसी का है। ठीक है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। जैसे अगर क्वेश्चन आती है 4x² - 5x - 7 बराबर 0, बताइए ABC क्या है, तो आपको फटाक से आंसर देना होगा। यहाँ a है 4, देखिए b है -5, क्योंकि चिन्ह हम बोल रहे हैं कि साथ में लेके चलना है, और c है -7। ठीक है, तो ABC कहीं कहीं पूछता है, तो इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं एक दो क्वेश्चंस की ओर, है ना। मूल ज्ञात करने हो सकते हैं, ऐसा तो कह दिया कि हाँ मूल, भाई मूल आपको समझ में आ गया। अब मूल ज्ञात कैसे करते हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं सबको हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से ही करेंगे, किसी को हल नहीं करेंगे। हाँ, आज अलग बात है कि मैं एक बेसिक से भी चलूँगा एक बार। चलो, तो पहले बेसिक, उसके बाद ट्रिक। तो बेसिक कहता है कि इसके अगर मूलों का अनुपात, मूल याद करना है अगर इसका, तो सबसे पहले वाले का अंतिम से हम गुना करते हैं और किनारे कहीं लिख लेते हैं या मन्ने में रखते हैं। ठीक है, तो x का 6 में गुना करेंगे तो 6x² आ गया, x² का 6 में गुना करेंगे तो 6x² आ गया। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 5x आए और गुना करने पर 6x² आए। तो आप कहोगे कि हाँ हमको तो मिल गया, पहला मिल गया 3x और दूसरा मिल गया 2x, बिल्कुल मिल गया। अगर हम 3 दूगा गुना करते हैं तो 6x² आ रहा है और जोड़ते हैं तो 5x आता है। अब हम करेंगे क्या कि कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो x + 3 हो गया इधर, और इधर 2 कॉमन हो गया तो इधर हो गया x + 3 बराबर 0। यानी कि एक तरफ x + 3 लिख दिया और फिर लिख दिया x + 2 लिख दिया। ठीक है, आगे बराबर 0। अब x + 3 बराबर 0 एक साइड लिख दिया और x + 2 इस दूसरे साइड लिख दिया। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? -3। ये प्लस इधर गया तो माइनस, इधर ये इधर गया तो x बराबर -2। ये तो बेसिक मेथड है,
ये सभी को पता है, लेकिन हम शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे इसे। अब देखो शॉर्ट मेथड क्या होता है, इसे आप समझो ज़रा सा। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 बराबर 0। चिन्ह को बदलते हैं और बाकी कुछ करते नहीं है। आपको चिन्ह बदलना है सिर्फ। यहाँ जोड़ है तो अपने से लिख दीजिए माइनस, यहाँ जोड़ है तो अपने से लिख दीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ खाली एक्स रहेगा तब ये ट्रिक काम करेगा। यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ संख्या रहता है तो थोड़ा सा अलग है, खाली अकेला एक्स है तभी यह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। किया क्या मैंने, चिन्ह को अपने से बदल दिया, दोनों जगह जोड़ है दोनों जगह घटाव कर दिया, दोनों जगह घटाव होता दोनों जगह जोड़ कर देता। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो आप कहेंगे 3 और 2। इस 6 को हमने तोड़ा, गुना कर रहे हैं तो 6 आ रहा है और जोड़ घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है जोड़ने पर। ठीक है, आ रहा है ना। तो पहले वाले बड़ा अक्षर लिख देंगे 3 और अंत वाले में छोटा अक्षर लिखेंगे 2, यानी कि इसके 2 शून्य होंगे, -3 और -2, बस बन गया, है ना। और भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको कराएंगे हम, आप घबराइए नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चंस पे ट्रिक लागू हो रहा है, बिल्कुल नहीं। और क्वेश्चंस लेंगे और आपको दिखाएंगे हम कि हाँ ट्रिक मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे आते कॉन्सेप्ट पे। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे हम चलेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलो इन सब के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात होगी, तो डी पर ज्ञात होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में बनाता हूँ। डी बराबर क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी बराबर, आप बताओ बी कितना है, तो बी का हो गया आप माइनस का 3 है, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 5। तो डी बराबर कितना हो गया, 9 माइनस का 40। अगर हम डी बराबर कहें तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 31। चलिए बताइए, -31 आ गया तो क्या इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक या अवास्तविक। तो अभी आपने पढ़ा है कि डी का मान जब हो जाता है 0 से छोटा तो हम कहते हैं कि इसकी प्रकृति जो है वो अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। ऐसे आप चेक करोगे, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे अगला टॉपिक देखते हैं हम कि x बराबर एक फार्मूला होता है, आप जान लीजिए वो भी फार्मूला, है ना। x बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। ठीक है, या इसे एक दूसरे रूप में भी हम लोग लिखते हैं, है ना। x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। क्यों लिखते हैं ऐसा, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि d बराबर एक फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बी स्क्वायर -4ac, ऐसा एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। तो ये पूरा जो है रूट के अंदर, तो इस पूरे वाले को हमने लिख दिया है d। बस देखिए रूट अंडर d, क्योंकि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में पूरा आ गया होगा। यदि कुछ टॉपिक्स छूट भी रहे हों इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो MCQ जब मिलेंगे वैसे क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस, तो हम लोग बारी बारी से वैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेंगे कवर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है द्विघात समीकरण का इतना ही था, और उम्मीद है आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, है ना। तो अगर पसंद आ रहा है तो दबा के ठोकिए लाइक। मिलते हैं आपके साथ अगली MCQs में, आज ही अपलोड करूँगा वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हमें दी इजाज़त, धन्यवाद।